जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर। और स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ब्रज गुणन विधि से जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल को तीन विधि से किया, जिसमें सबसे पहला ग्राफीय विधि से था, दूसरा प्रतिस्थापन विधि से था और तीसरा विलोपन विधि से था। और आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ब्रज गुणन विधि से, है ना, वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में आज के हम लोग इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को खूब मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। और मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं और मेरी टीम आपके लिए कक्षाएं लेकर आ रही है। तो आइए आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्रज गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, जो कि चैप्टर नंबर प्रश्नावली 3.5 आपका होने वाला है। और खास ही बात, ये लेक्चर आपका 10 होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज के हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करेंगे सबसे पहले हम लोग ब्रज गुणन विधि। ठीक है, देखिए तो ब्रज गुणन विधि आखिर होता क्या है ना, आखिर ये ब्रज गुणन विधि होता क्या है प्यारे बच्चों, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। कैसे ब्रज गुणन विधि से हल किया जाता है ना। तो हम लोगों ने ग्राफीय विधि सीखा, प्रतिस्थापन विधि भी सीखा और विलोपन विधि को भी हम लोग सीखे। लेकिन ब्रज गुणन विधि को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एकदम आपको ध्यान से अगले 5 मिनट एकदम आप लोग ध्यान से बने रहिए इस वीडियो पे। ठीक है, आपको बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बाकी का सारा क्वेश्चन भी हम लोग यहां से करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्रज गुणन विधि से हल करने से पहले सबसे पहले आपको देखिए एग्जांपल, दो ठो मैं एग्जांपल आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसको आप समझेंगे, है ना, कि कैसे इसको हल किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना होता है, जिसमें से सबसे पहला की बात क्या है कि ब्रज गुणन विधि से हल करने से पहले सबसे पहले समीकरण के दायां पक्ष को जीरो करना होता है, मतलब बराबर के उस तरफ जीरो करना है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आप दोनों समीकरण में देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ पे भी दोनों समीकरण का दायां पक्ष जो है ऑलरेडी जीरो हो चुका है, पहले से जीरो कर रखे हैं, और दूसरा एग्जांपल में यहाँ पे जीरो नहीं किए हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो इसको बनाने से पहले करेंगे क्या कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है ना, सबसे पहले हल तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक जगह x लिखेंगे, दूसरा जगह पे -y लिखेंगे और तीसरे जगह पे आप, ठीक है, का बट्टा हो जाएगा और ये तीनों आपस में आपका बराबर रहेगा, है ना। देखिए कि किस तरह से ब्रज गुणन विधि से हम लोग हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x को हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए x बराबर यहाँ पे -y। अब देखिए x का बटा क्या नीचे में क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना, x वाले कंपोनेंट को आपको ढक लेने के बाद क्या बच रहा है, y वाला कंपोनेंट बच रहा है ना, y वाला कंपोनेंट बच रहा है और अक्षर पद बच रहा है। ठीक है, देख रहे हैं y वाला और y, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको गुना करना होता है ना। तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी x को ढकने के बाद मेरा क्या बच रहा है, आपका ये दोनों बच रहा है, यानी कि 2 × 7 और हमेशा ये बीच में माइनस रहेगा, और इधर में 3 × 5, 3 × 5। उसी तरह से y के नीचे क्या आएगा, है ना, y के नीचे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले y के बाद मेरा क्या बचेगा, x वाला और अक्षर पद बचेगा। तो इस तरह से हम लोग गुना करेंगे, यानी x का गुणांक 1 है और अक्षर पद में 7 है, यानी 1 × क्या हो जाएगा, 7, और यहाँ पे माइनस दे देंगे। उसी तरह से इस तरह का गुना करेंगे, यानी कि 3 × 3, 3 × 3। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर हमको एक यानी अक्षर पद वाला टर्म लिखना है, तो ये 3 × 3, ये वाला अक्षर पद को ढकने के बाद मेरा ये बचेगा, तो x का, और ये जब भी गुना करने का प्रोसेस है तो इस तरह से गुना करेंगे, और पहले इसी को गुना करेंगे तब जाकर फिर इसको गुना करेंगे, नहीं तो बाद में पहले इसको गुना करके आप लिख दिए तो आपका माइनस आंसर का थोड़ा सा माइनस का प्लस का हेरफेर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से 1 × 5 हो गया, 1 × 5 और बीच में माइनस ही देंगे, और यहाँ पे 3 × 6, 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या आया, ध्यान दीजिएगा,
ये आपका x आ गया, 7 दूना 14 और 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। और बराबर में यहाँ पे क्या हो गया माइनस वाई और नीचे में 7 एकम 7 माइनस 3 तिया 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 1 5 और माइनस 3 टू 6। अब यहाँ से दो चीज आ जाएगा, क्या क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आया x बटा 14 में से 15 जाएगा तो -1 बचा और बराबर में क्या आ जाए। अब ये बराबर इसके तो दोनों बराबर किसके, इसके बराबर कर देंगे है ना, 1 बटा -1 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। और दूसरे टर्म में हम लोग -y अपॉन माइनस का 2 लेंगे और बराबर 1 अपॉन -1 है ना। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस है ना। यही है प्यारे बच्चों ब्रज गुणन विधि और कुछ भी नहीं है ना। ब्रज गुणन विधि क्या ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले करना क्या होता है कि इसको हल करने से पहले सबसे पहले है ना समीकरण के दायां पक्ष को 0 बना लेना होता है। समीकरण के दायां पक्ष को क्या करेंगे 0 बना लेंगे। अब जब समीकरण के दाएं पक्ष के 0 बनाने के बाद आपको क्या लिखना है, तीन जगह, एक जगह x लिखना है, दूसरे जगह -y और तीसरे जगह यहाँ पे 1। हम लोग हल कर रहे हैं किससे, हल गुणन विधि से है ना। यहाँ पे लिख देते हैं वज्र, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है, वज्र गुणन विधि से, ये वज्र गुणन विधि से। तो क्या किए कि एक जगह x लिखे, दूसरी जगह -y लिखे और तीसरी जगह पे क्या लिखे 1 लिखे, तीसरी जगह पे आपको क्या लिखे हैं 1 लिखे, ठीक है। अच्छा अब x के नीचे में क्या आएगा, तो x को हम पूरी तरह से ढकने के लिए बोले और उसके बाद मेरा y बचा और अचर पद बचा और गुना करेंगे कैसे, क्रॉस गुना करेंगे इस तरह से है ना, इस तरह से गुना कर रहे हैं, इसको ढकने के बाद इस तरह से गुना कर रहे हैं। तो 2 7 जा 14 और फिर इस तरह से गुना करेंगे 5 3 जा 15 है ना। और बीच में आपका क्या आएगा माइनस आएगा। उसी तरह से y को कंपोनेंट को ढकना है तो बचेगा आपका ये दोनों। अब x का गुणांक है 1 तो 1 गुना 7 और -3 इंटू 3 है ना। उसी तरह से 1 का कंपोनेंट बटा के नीचे क्या लिखाएगा, तो इसको अचर पद को हम लोग ढक लिए है ना। तो क्या बचा 1 इंटू 5 और -3 इंटू 2 और इसको हल करने के बाद x और y का जो मान आया यही आपका ब्रज गुणन विधि से क्या निकल गया, आपका हल निकल गया है ना। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा है ना। बाकी हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखते हैं ना, एक बार फिर से मिला लेते हैं, हो सकता है मैं भी कुछ मिस्टेक हो, ठीक है। प्लस और माइनस का कुछ इशू हो, देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। चूंकि यहाँ पे माइनस क्या हो गया, ये आपका 7 दूना 14 है ना और 5 तिया 15 है ना, 15 माइनस 14 और यहाँ पे अच्छा 1 माइनस का 15 और माइनस का 14, ठीक है ये हो गया। और ये 5 माइनस 6 आपका हो गया 1 बटा -1, यहाँ पे 1 बटा 1, x बराबर पॉजिटिव बना गया। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है, इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले क्या करना है, समीकरण को दाएं पक्ष को क्या करना है 0 बनाना। तो पहले 0 बना लीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस वाई है ना और माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह 36 को इस तरफ लेकर के आते हैं तो 36 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा 2x प्लस 3y है ना, 2x प्लस 3y और माइनस का क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 है ना। अब क्या करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले x लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है माइनस का y लिखना है और फिर क्या लिखना है 1 लिखना है और यहाँ पे बटा देना है, फिर यहाँ पे बटा, फिर यहाँ पे बटा है ना। अब देखिए x के गुणांक को ढक करके जो बचेगा उसको गुना करेंगे। तो x के गुणांक को जब ढकेंगे तो y का माइनस है और माइनस का 36 है, देख रहे हैं। इसको इस तरह से गुना करना है, इसको इस तरह से हमको क्या करना है गुना करना है। तो सबसे पहले आ गया -1 इंटू माइनस का क्या आ गया 36 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे इस तरह से गुना करेंगे, यहाँ पे बचा माइनस, ये तो बराबर आएगा, यहाँ पे आ गया 1 आ गया 3 और इंटू माइनस का 3, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसको जगह का इश्यू है ना, थोड़ा इसको हम छोटा करते हैं। देखिए
सबसे पहले x, फिर माइनस का y और फिर यहाँ पे 1। ठीक है, देखिए x को ढकने के बाद मेरा क्या बच रहा है, इस तरह से देखिए बच रहा है क्या, यहाँ पे आ गया माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ पे गुना माइनस का 36 और बीच में आपका माइनस होगा, फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 3 इंटू 3 बराबर, है ना। अब ये आपका माइनस का y नीचे में, अब y वाले कंपोनेंट को ढकेंगे तो क्या आएगा, ये वाला ये बचा 1 गुने माइनस का 36 और फिर माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, और बराबर 1। अब अचर पद को ढकेंगे तो क्या बचेगा, ये दोनों बचेगा, यानी कि 3 इंटू 1 और माइनस 2 इंटू, माइनस तो फॉर्मूला में रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 रहेगा, देख रहे हैं। अच्छा, तो ये गलती यहाँ पे हुआ था ना, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती किया, माइनस यहाँ पे माइनस तो है लेकिन यहाँ पे 3 3 जा 9 है ना, 5 3 15। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको पहले हल कर लेते हैं। x बटा क्या आ गया, देखिए तो ये आपका हो गया प्लस का 36 और ये 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 9 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए तो माइनस का y हो गया, नीचे में क्या आ गया माइनस का 36 है ना, और यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस का क्या हो जाएगा 6 और बराबर में 1 बटा क्या हो गया 1 बटा 3 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए दो वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिखेंगे x बटा 36 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 1 बटा 3 टू 5 है ना, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये 5 से 9 बार में कटेगा, यानी x बराबर आपका ये 9 हो गया और उसी तरह से ये क्या आ गया माइनस का y और 36 है ना, माइनस का 36 में से 6 जाएगा माइनस का 30 बचा और बराबर यहाँ पे 1 बटा क्या बचा 3 2 5 है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 6 का 30, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 6 आ गया, यानी x बराबर 9 आ गया और y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब है कि बिल्कुल देखिए, अब आपको चेक करना है, जैसे यहाँ पे पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 3 है, x का वैल्यू 9 आ गया, y का वैल्यू 6, 9 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ गया। तो इस तरह से आपको ब्रजगुणन विधि से हल करना है ना। ब्रजगुणन विधि से हल करने में आपको सिंपल करना क्या है कि सबसे पहले समीकरण के बाएं पक्ष को क्या बना लेना है, जीरो बना लेना है। समीकरण के दाएं पक्ष को क्या बना लेना है, जीरो, और समीकरण के जब दाएं पक्ष को जीरो बना लेंगे है ना, तो उसके बाद दो x लिखना है, फिर माइनस वाई, फिर 1 लिखना है। अब x के नीचे क्या आएगा, तो x वाले टर्म को हमको ढक लेना है, तो x वाले टर्म को ढकने के बाद क्या बचा माइनस y का और अचर पद का, और इस तरह से गुना करेंगे तो y का गुणांक -1 और -30, देखिए -1 गुना -36 के, फिर ये फॉर्मूला में बीच में हमेशा माइनस ही होता है, फिर हमको इस तरह से गुना करना है, तो माइनस का 3 और प्लस का 3, तो 3 3 जा यहाँ पे 9 और माइनस माइनस प्लस। उसी तरह से y के नीचे क्या आएगा, तो y के नीचे जो आएगा उसको y को ढक लेंगे, y को ढकने के बाद क्या बचा x बचा और माइनस का 36 बचा, तो यहाँ पे लिख दिए इस तरह से है ना, और उसी तरह से यहाँ पे माइनस, फिर -3 इंटू 2 इस तरह से लिख दिए। फिर एक के नीचे क्या आएगा, तो अचर पद को ढकने के बाद ये क्रॉस बन बचेगा 3 इंटू 1 और यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूले का है, ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये 2 इंटू आपका -1 होगा, और उसके बाद इसको हम लोग हल कर दिए है ना। तो प्यारे बच्चों आपको इसी तरह से आपको बनाने की कोशिश करना है ना। इसमें आप एक बार फिर से देख लीजिए, बाकी आगे के क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, समझ गए, आगे के क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए पहले। चलिए, तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, हमने इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश किया, बाकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे हम लोग आने वाले हैं। ये देखिए आपके सामने एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, फिर किसका परिमित रूप से अनेक हल है,
पहले इसको जांच लेना है, उसके बाद कहता है अद्वितीय हल यदि होगा तो उसे ब्रज गुणन विधि से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी तो आपको हम बताएं कि अद्वितीय हल पहचानना है, ठीक है, और क्या पहचानना है, अद्वितीय हल कैसे पहचानेंगे, ठीक है, अनेक हल कैसे मिलता है, और तीसरा क्या है, कोई हल नहीं कैसे होता है, पहले उसको पता करेंगे, है ना। तो उसको पता करने से पहले आपको सबको कोफिशिएंट को पहले लिखना होता है। सबसे पहले क्या लिखना है, कोफिशिएंट को। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो यहां से देखिए, तो a1 का वैल्यू क्या हो गया, a1 का वैल्यू x के गुणांक को a1 बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से b1 क्या हो गया आपका -3, है ना, और c1 क्या हो गया, c1 का वैल्यू आपका क्या हो गया -3। उसी तरह से a2 का वैल्यू क्या हो गया, थोड़ा देखिएगा, a2 का वैल्यू अपना क्या है, 3 है ना, और b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू आपका -9 है, और c2 का वैल्यू कितना है, -2। अब यहां से क्या करेंगे, अब यहां से आपको a1 b1 a1/a2 रेशियो निकाल लेना है ना। तो देखिए, तो a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 हो जाएगा 1/3। उसी तरह से b1/b2 क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए, b1/b2 हो गया -3 और बटा -9, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, ये भी आपका क्या हो गया 1/3। उसी तरह से c1/c2 क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए, -3 और बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या c1/c2, यानी c1/c2 का वैल्यू क्या आ गया 3/2। अब थोड़ा सा देखिए कि हमारा a1/a2 1/3 आ गया, b1/b2 आ गया 1/3 और c1/c2 3/2, यानी कि आप थोड़ा सा समझिएगा, है ना। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नॉट इज इक्वल टू है c1/c2 के। ये देखिए कौन सा केस है, आपको याद कीजिए, है ना, इसी क्लास, इसी चैप्टर में, इसी, है ना, क्लास के लेक्चर में हमने आपको बताया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब आएगा तब इसको कितना हल ज्ञात होता है ना। आप लोग इसको सीखे होंगे कि हमने आपको इसका मतलब क्या बताया था, है ना। तो लगभग इसी चैप्टर का आप लगभग पहले या दूसरे लेक्चर में जाइएगा तो आपको ये मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, लिखेंगे अतः दत्त रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, है ना। अब जब क्वेश्चन में मेरा कह रहा था कि जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को ब्रजगुणन विधि से हल करना है, ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पाए कि इसका तो कोई हल नहीं होगा। अब जब कोई हल नहीं होगा तो इसको तो फिर ज्ञात करने की जरूरत है ही नहीं, है कि नहीं। तो आइए हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 2x + y बराबर 5 है और 3x + 2y = 8 है। अब इसको भी पहले चेक करेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा कि नहीं, है ना। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और कोफिशिएंट गुणांक लिख लीजिए। a1 किसको कहते हैं, तो पहले समीकरण में x के गुणांक को a1 कहा जाता है, ठीक है। b1 किसको कहेंगे, पहले ही समीकरण में y के गुणांक को b1 कहा जाता है, और c1 आपका हो गया आपका अचर पद, अचर पद आपका क्या हो गया 5, है ना। उसी तरह से थोड़ा ध्यान दीजिए, a2 क्या हो जाएगा, a2 अपना हो जाएगा 3, है ना। उसी तरह से b2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा हम रेशियो निकालते हैं, a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3। उसी तरह से b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 आ गया 1/2। अब हमको c1/c2 निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम यहां से लिख सकते हैं कि अतः a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो अद्वितीय हल होने के लिए हमको यही तो चाहिए, अद्वितीय हल में हमको यही करना होता है, यही चाहिए कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः दत्त, है ना, अतः
दत्त रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। अब जब अद्वितीय हल होगा तो इसको हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ब्रज गुणन विधि से इसका क्या निकालेंगे? हल निकालेंगे। एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो अभी हमने बताया कि यदि आपको ब्रज गुणन विधि से हल निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, तो सबसे पहले समीकरण के दाएं पक्ष को जीरो करना होता है। मतलब दाएं पक्ष का जीरो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो समीकरण दिया हुआ है ना, लिखेंगे अतः आपका जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2x प्लस वाई बराबर में आपका क्या है? 5 है। तो इसको बराबर में 5 नहीं रखना है, बल्कि 5 को बराबर के इस तरफ लेकर के आ जाना है और इधर में आपको जीरो कर देना है। समझ रहे हैं? उसी तरह से दूसरे समीकरण को भी करना है ना। दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y और माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको तीन जगह पे, एक जगह पे आपको x लिखना है, एक जगह पे आपका माइनस का y लिखना है और एक जगह पे आपको 1 लिखना है। यही है ब्रज गुणन विधि का मेथड। ठीक है। चलिए, ये बट्टा दे दिए, ये बट्टा दे दिए यहाँ पे और ये बट्टा दे दिए, और ये दोनों, ये सब आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अब x का बटा के नीचे जो हम लिखने वाले हैं है ना, जो गुणज के रूप में, उसको x को पहले ढक लेना है। और x को ढकने के बाद आपको दिख क्या रहा है? दिख रहा है y, दिख रहा है अचर पद। और इस तरह से y के गुणांक को और अचर पद में गुना करेंगे। तो y का गुणांक क्या है प्यार बच्चों? y का गुणांक है 1 और मेरा अचर पद क्या है? माइनस का 8। और ये फॉर्मूला में आपका माइनस होगा। पहले ऐसे गुना करेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे। कब x का लिख रहे हैं तो x को ढक लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और बच गया आपका क्या? 2 इंटू माइनस का 5। ठीक है। अब चलिए y के पास। तो अच्छा हाँ, ये माइनस वाई हमेशा यहाँ पे गलती से भी माइनस आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। चलिए, तो y को जब हल करना है तो हमको y को ढकने के बाद हमको क्या बच रहा है? x का गुणांक 2 और 8, यानी कि 2 इंटू माइनस 8 गुना करना पड़ेगा और बीच में माइनस। फिर हमको इस तरह से गुना करना पड़ेगा 3 इंटू माइनस का 5, है ना। फिर हमारा एक के नीचे क्या होगा? तो अचर पद को ढक लीजिए। तो अचर पद को ढकने के बाद इस तरह से गुना करिए, 2 दूने 4, है ना। इसको लिख देते हैं थोड़ा, एक लाइन, 2 इंटू 2 माइनस, फिर इधर में गुना हो जाएगा 3 इंटू 1। अब देखिए, अब इसको क्या करना है? अब x तो ऊपर में है और नीचे में क्या हो गया? गुना करिए। -8 में 1 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 बराबर, है ना। उसके बाद आपका माइनस का y है, नीचे में क्या है? 8 दूना 16 हो गया, माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस 15 बराबर, ऊपर में क्या हो गया? 1 हो गया, 2 दूनी 4 और ये माइनस का क्या हो गया? 3 हो गया। अब यहां से x और y का आराम से हल निकलेगा। कैसे हल निकलेगा फिर बच्चों? देखिएगा, देखेंगे x बटा 10 में से 8 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2। अच्छा, बराबर में हम ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो x वाले और y वाले को दोनों को सेपरेटली बराबर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यानी ओवरऑल देखा जाए तो x बराबर आपका 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 2। अच्छा, इधर में फिर हमको y बराबर करेंगे, तो 16 में से 15 जाएगा तो माइनस का 1, और नीचे में क्या आ गया? y 1 बटा 1। तो इस तरह से हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से x बराबर 2 और y बराबर -1 आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। देख रहे हैं? इस तरह से आपको क्या करना है? हल कर लेना है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ब्रज गुणन विधि आएगा तो बिल्कुल आपको इसी तरह से हल करने की जरूरत है, और इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे माइनस भी था, सॉरी,
यहाँ पे आपका ऊपर में माइनस भी था, मिस्टेक किए, तो यहाँ पे माइनस से माइनस तो कट गया है ना, तो कट गया तो आपको यहाँ पे केवल और केवल क्या बचेगा, केवल और केवल बचेगा आपका 1 ही बचेगा, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका सही है, वहां पे ऊपर में माइनस भी था y का, तो वो आपको कटेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि इसका अद्वितीय हल है कि नहीं। तो अद्वितीय हल होने के लिए सबसे पहले हम लोग रेशियो से पता कर लेंगे। तो a1 का वैल्यू यहाँ से क्या है, a1 का वैल्यू 3 है ना, और b1 का वैल्यू क्या है, -5 है। b1 का वैल्यू क्या है पर बच्चों, -5, और c1 का वैल्यू कितना, 20 है। ठीक है, उसी तरह से a2 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, 6 है। ठीक है, और b2 का वैल्यू कितना, -10 है, और c2 का वैल्यू कितना है, 40 है। अब रेशियो पता करते हैं, यानी a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 कितना आएगा, थोड़ा देखिए, 3/6, 3 2 जा 6, यानी कि आपका आ गया 1/2। उसी तरह से b1 बटा b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 5 यानी कि आप आ गया 1। उसी तरह से c1/c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा, ये आपका कितना आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। तो लिख सकते हैं कि अतः रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक हल होगा। तो जब प्यारे बच्चों अनेक हल होगा, जबकि क्वेश्चन में हमको क्या कर रखा था, क्वेश्चन में कह रखा था कि उसी का हल निकालना है जिसका अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होने के लिए नहीं, क्योंकि दो कंडीशन में, दो कंडीशन का तो हल आपको नहीं निकलेगा, एक कोई हल नहीं होगा तब, और एक परिवृत्त रूप से अनेक हल होगा, तो उस कंडीशन में x और y का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें अनेक अनंत हल हो जाए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका भी अनंत हल होगा, तो इसको भी हम नहीं निकाल पाएंगे। क्या यहाँ पे वज्र गुणन विधि हम यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं बना करके, ये आपको बिल्कुल बनने लायक है ना। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या इसका अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो पहले निकालेंगे। ठीक है, तो a1 का वैल्यू यहां से क्या हो गया पर बच्चों, 1। ठीक है, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह से b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, और c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू -3, और c2 का वैल्यू -15। देख रहे हैं। अब यहां से निकालिए, तो a1 बटा a2 बराबर 1/3, है ना। b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, -3, और यहाँ पे +3, एक कट गया, 3 3 कट गया, यानी आपका 1 आ गया। तो अब यहां से लिख सकते हैं कि इसीलिए a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। अतः दत्त समीकरण युग्म का कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि मेरा आ गया अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल क्यों होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन देखिए, कंडीशन आ गया a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1। तो ये जब कंडीशन आएगा तभी उसका हल निकलेगा, और वो भी अद्वितीय हल निकलेगा। तो आइए हम इसका अद्वितीय हल निकालते हैं। तो अद्वितीय हल निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है प्यारे बच्चों, समीकरण के दाएं पक्ष को 0 करना होता है। और हम यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं कि समीकरण का दायां पक्ष 0 ऑलरेडी हो चुका है। तो केवल एक बार हम इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या है, x - 3y और -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3x - 3y और -15 बराबर 0। अब देखिए, ध्यान से देखिए कैसे हम ब्रज गुणन विधि से हल कर पा रहे हैं। बिल्कुल आसान मेथड है, एकदम नहीं आपको ज्यादा सोचना है।
करना क्या है, तो सबसे पहले आपको एक जगह पे x लिखना है, दूसरी जगह पे -y लिखना है, और एक जगह पे अक्षर पद के लिए आपको 1 लिख देना है। x कहां से लिख रहे हैं, तो x इसमें से लिख रहे हैं, y कहां से लिख रहे हैं, y को इसमें से लिख रहे हैं, 1 कहां से लिख रहे हैं, तो अक्षर पद में से लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहां पे आपको बटा दे देना है, और यहां पे भी आपको क्या करना है, बटा दे देना है। ठीक है, अब देखिए, अब x के नीचे में क्या करना है, तो x के नीचे में क्या लिखाएगा, तो x को सबको ढक दीजिए। x वाले टर्म को ढकने के बाद बच क्या रहा, दिख क्या रहा है, दिख रहा है आपको y का गुणांक दिख रहा है, y वाले और अक्षर पद वाले दिख रहा है। अब क्या करेंगे, y के गुणांक को और अक्षर पद को गुना करेंगे, और इस तरह से पहले गुना करेंगे। ठीक है, आइए गुना करिए, तो y का गुणांक आपका -3 है, और अक्षर पद क्या है, -15 है, और फॉर्मूला के अनुसार बीच में माइनस लिखाएगा। ये होगा, तीनों में होगा। अच्छा, अब इसको ढकने के बाद फिर जिस तरह से इधर में गुना किया उस तरह से इधर भी गुना किया, और ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले इधर गुना करके आपको लिखना है, नहीं कि पहले इधर गुना करके इधर में नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इधर में गुना करिए, आगे आपका इधर में -7 है, और इंटू माइनस का क्या है, 3 है, और बीच में आपका दोनों में ही आपका बराबर जाएगा। अब y का, तो y के लिए y को ढक दीजिए, y को ढकने के बाद x का गुणांक और अक्षर पद को गुना करेंगे, तो x का गुणांक क्या है, 1, और अक्षर पद में कितना है, -15, और जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया बीच में माइनस। अब इधर में y को ढका था, तो आपका आ गया 3 इंटू -7, है ना। अब बात अक्षर पद की, तो अक्षर पद को ढकने के बाद मेरा x और y वाला दिखा, तो x को गुना कर देंगे, फिर इसको गुना कर देंगे, ऐसे और ऐसे, तो x का गुणांक है 1 और y का गुणांक है नीचे में -3 और बीच में माइनस, फिर इस तरह से गुना हो जाएगा, है ना, 3 इंटू -3, है ना। अब इसको हम लोग हल करने देंगे, है ना, और सिंपल हल हो जाएगा। कैसे, एक लाइन और थोड़ा देखिए, x बटा माइनस माइनस प्लस 15 या 45, फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा, बराबर ये y का क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस 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 का 15, है ना, माइनस माइनस प्लस 7 या 21, बराबर इधर में आइए 1 बटा, है ना, ये -3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3 या 9, ये इस तरह से हो गया। अब हमारा आसानी से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए x बटा 45 में से क्या ही जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 बचा, और बराबर में यहाँ पे क्या बचा, अब y का, y है 1 बटा 9 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, है ना, सॉरी 5 नहीं बचेगा, 6 बचेगा, 6। अब ये इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 24, और 6 से ये 24 4 बार में कटेगा, इसीलिए x बराबर आपका क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। उसी तरह से यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस का y बटा, है ना, ये 15 है, 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा, और बराबर में यहाँ पे भी आपका 1/6 बचेगा, है ना, तो 6 से 6 देखिए कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस y इज इक्वल टू 1, माइनस को उस तरफ कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। ये देखिए, तो प्यारे बच्चों यही करना था, ब्रज गुणन विधि एकदम, अभी तक हमने 4 मेथड सीखा, ग्राफीय विधि, है ना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। आप हमको बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चारों विधि में से कौन सा विधि आपको पसंद आया, ग्राफीय पसंद आया, ब्रजगुणन पसंद आया, प्रतिस्थापन पसंद आया, या फिर विलोपन पसंद आया, है ना, कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों कि कौन सी विधि आपको पसंद आई, है ना। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का पहले क्वेश्चन नंबर 1 के, है ना, 5 क्वेश्चन को देखें। तो इस तरह से ब्रजगुणन विधि से, लेकिन हाँ एग्जाम में यदि पूछ दिया कि आपको ब्रजगुणन विधि से ही हल करना है, तब तो फिर गलती से विलोपन के पास आपको नहीं जाना है ना, ब्रजगुणन विधि से ही आपको हल करना है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके अगले आगे वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप मेहनत करिए, है ना, आने वाले सारे क्वेश्चन को लेकर के मैं आऊंगा, है ना, जो कि एनसीईआरटी बुक का चल रहा है। तो चलिए मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।
खूब मन लगा कर पढ़िए, है ना। आपके लिए प्रतिदिन हम आपके लिए द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कैरियोगेमी, है ना। कैरियोगेमी क्या करता है, शो ऑफ करते हैं, प्रोसेस को दिखाता है, किसका, न्यूक्लियस के डिवीजन को। उसी प्रकार साइटो कौन सा, साइटोगेमी देखा जाए तो साइटोगेमी क्या नाम, या साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, तो साइटोप्लाज्म में डिवीजन होना क्या कहलाता है, साइटोगेमी कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, साइटोगेमी। अब यहाँ पर दिखेगा ये आपका एक सेल था, अभी सब साइटोगेमी होगा तो सेल क्या करेगा, डिवीजन करेगा, ऐसा सेल डिवीजन कर जाएगा, है ना, ऐसा सेल करेगा डिवीजन, और क्या करके अलग चीजों को फॉर्मेशन करता है, तरह तरह के सेल यहाँ पर निर्माण होगा, ठीक। तो आपको क्या कहलाएगा, साइटोगेमी, ये क्या कहलाएगा, कैरियोगेमी, यानी किसी भी सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन होना कैरियोगेमी कहलाएगा, और किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म डिवीजन करना साइटोगेमी कहलाएगा, है ना। चलिए हम नीचे आते हैं, नीचे आपको क्या बताया जा रहा है, देखिए नीचे में आपको क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक आपका क्या था, एक आपका एमएमसी था या पीएमसी था, है ना। यहाँ पे समझो ध्यान से, लास्ट आपको यहाँ पे देखना बताया जा रहा है, यहाँ से हम सेल निकाले, ठीक, और एक सेल को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू, क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक। और इसी टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, इसी टिश्यू का नाम दिया जाता है एमएमसी या पीएमसी बोलेंगे, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, कैसा रहेगा, डिप्लॉइड ग्रुप रहेगा, है ना। तो मियोसिस फर्स्ट होगा, और जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा तो दो भागों में बटेगा, तो दो भाग में यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोर कितने भाग में बट गया, दो भाग में, इसी क्या बोलेंगे, डायड, माइक्रोस्पोर डायड बन गया, डायड मतलब दो बन गया, चार बनेगा तो इसे क्या बोलेंगे, टेट्राड का नाम देते हैं,